Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। सो आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं, लेकिन इस नए सेशन से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको क्लास 3rd से लेकर क्लास 12 तक, ठीक है, याद रखिएगा 3rd से लेकर क्लास 12 तक जितने भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मैथ्स हो, साइंस हो, ठीक है, फिर और भी जितने भी अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है ना। और टेस्ट सीरीज का जो कॉस्ट है वो कितना है, वो है 0, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको 100% जो है वो यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स पर आप सभी क्लास के जो टेस्ट पेपर वगैरह हैं वो यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो और अपने एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इसी सीरीज में अगर आप देखोगे तो मैं क्लास 9 सोशल साइंस सिविक्स का एक टेस्ट पेपर जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये जो टेस्ट पेपर यहाँ पर होगा ये चैप्टर नंबर 1 का है, जिसका टाइटल है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अगर आप ये चैप्टर देखोगे ना तो इस चैप्टर के पहले भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। उन वीडियोस में अगर आप देखोगे तो क्या क्या चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करी है, जैसे इसका टॉपिक वाइज वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन वीडियो आपके पास अवेलेबल है, 1 शॉट रिवीजन वीडियो अवेलेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो मतलब 4 अलग अलग तरीके की चीज़ें इसी चैप्टर की मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड कर चुका हूँ। और आज का जो हमारा ये सेगमेंट होगा इसमें हम एक टेस्ट पेपर जो है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं होगी हमारी, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी 1 शॉट रिवीजन वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो हम केवल टेस्ट पेपर के हिसाब से इस पर्टिकुलर सेशन को यहाँ पर कंडक्ट करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि टेस्ट पेपर में जो भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस थे उनके आंसर हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू एडिशन किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेशन होने वाला है। आप मुझे ये बताइए कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस चैप्टर का है ना 1 शॉट रिवीजन वीडियो जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया है। अगर आपको इस टेस्ट पेपर का एक्सेस यहाँ पर चाहिए है ना, मतलब आप इस टेस्ट पेपर को यहाँ पर सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, एक पीडीएफ, ठीक है, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो तो उससे आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा और आसानी से आप उन चीज़ों को जो है वो एक्सेस यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो इस पर्टिकुलर टेस्ट पेपर में आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 1 नंबर के होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 3 नंबर के होंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 5 नंबर के होंगे, वो चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कि हु हैज़ द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी होता है उसमें जो पावर होती है, डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है फाइनल, है ना, वो किसके पास होती है। तो आप सभी को पता है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो जनता वोट डालती है, वोट डालने के बाद वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इलेक्ट करती हैं, है ना। अगर हम स्टेट के बारे में बात करेंगे तो वो लोग यहाँ पर विधानसभा में जाते हैं, और अगर हम सेंट्रल लेवल पर बात करेंगे तो वो पार्लियामेंट पे जाते हैं, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, है ना, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन लोकसभा के लिए डायरेक्टली यहाँ पर इलेक्शन होता है। तो अब जो जनता ने लोगों को यहाँ पर इलेक्ट किया है उन्हीं के पास फाइनल अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जो यहाँ पर फाइनल अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की वो किसके पास है, वो जो लोग हैं जिनको यहाँ पर इलेक्ट किया गया है उनके पास देखने को मिलेगा। सो बोला जा रहा है कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, जिनका इलेक्शन कौन करेंगे, जिनका इलेक्शन लोग करेंगे, वो यहाँ पर क्या है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ रेफरेंडम, है ना। रेफरेंडम यहाँ पर क्या होता है, तो रेफरेंडम बोल लो या प्लेबिसाइट बोल लो, ये दोनों चीजें सिमिलर होती हैं, है ना। सो रेफरेंडम में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर कोई डिसीजन लेना है ना। तो अब ये डिसीजन लेने के लिए क्या होगा कि आपके पास एक ऑप्शन होगा, है ना। एक क्वेश्चन है कि क्या भाई आप इस चीज का सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो। तो जैसे मान लीजिए कि आपने बोला, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो यस बोलो या तो नो बोलो, है ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो यस पे वोट करोगे, नहीं करोगे तो नो पे वोट करोगे, है ना। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर सुना होगा, एक चीज बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपने एक टर्म सुना होगा जिसको बोलते हैं ब्रेक्जिट, है ना। ब्रेक्जिट का मतलब क्या हुआ, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट। तो
तो इसके लिए रेफरेंडम करवाया गया था कि क्या ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना चाहिए क्या, है ना। तो यस वालों ने बोल दिया यस, नो वालों ने बोल दिया नो। तो यस वालों का जो नंबर था वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, नो वालों का नंबर कम था, और इसी वजह से ब्रिटेन जो है वो यहाँ पर क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन से, है ना, वो यहाँ पर बाहर निकल गया। आज के टाइम पीरियड पर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ क्या है, एक तरीके से वोटिंग होती है ना, या तो आप यस बोलो या तो नो बोलो, ये चीज़ क्या कहलाती है, ये रेफरेंडम कहलाती है। सो रेफरेंडम की डेफिनेशन में क्या है, रेफरेंडम इज अ डायरेक्ट वोट इन विच द इंटायर इलेक्टोरेट इज आस्क्ड टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ पर्टिकुलर प्रपोजल। ठीक है, या तो आप क्या करो, या तो हाँ बोलो, या तो आप यहाँ पर क्या करो, ना बोलो। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना चाहिए क्या, कुछ लोगों ने बोला हाँ होना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, नोटा का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इट मे बी द एडॉप्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अ लॉ और स्पेसिफिक गवर्नमेंटल पॉलिसी, कुछ भी हो सकता है, नए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी इनेक्ट कर सकते हो, है ना, या फिर कोई लॉ हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकती है जिसको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें जो है ये रेफरेंडम के अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज मैक्सिको होल्ड इलेक्शन फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज मैक्सिको होल्ड इलेक्शंस फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि कितने साल में जो है वो मैक्सिको में यहाँ पर क्या है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो यहाँ पर होता है। जैसे हमारे देश में अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो 5 साल में होता है। फिर उसके बाद अगर आप यूएसए में देखोगे तो यूएसए में 4 साल में होता है। लेकिन मैक्सिको में यहाँ पर कितने दिन में होता है ये पूछा जा रहा है। तो मैक्सिको जो है आप ये कह सकते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है ना, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ये सब नॉर्थ अमेरिका में है। और इनको इंडिपेंडेंस मिली थी 1930 में, और 1930 में जब इनको इंडिपेंडेंस मिली तो इसके बाद ये रिपब्लिक कंट्री यहाँ पर बन गया। मतलब इनका रिपब्लिक का मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर स्टेट का हेड कौन हो, इलेक्टेड हेड हो, है ना, मतलब वोटिंग के दौरान उनको यहाँ पर इलेक्ट किया गया हो। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनमें जो इलेक्शंस हैं वो हर 6 साल में यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो भारत में 5 साल में होते हैं, ठीक है, यूएसए में 4 साल में होते हैं, और मैक्सिको में अगर आप देखोगे तो 6 साल में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि मैक्सिको में 6 साल में इलेक्शंस होते हैं, और मैक्सिको की जो कैपिटल है उसका नाम है मैक्सिको सिटी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन विच कंट्री वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट अंटिल 2015, है ना, कौन सी कंट्री है जहाँ पर 2015 तक महिलाओं को जो है वो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे। उन्हीं अधिकारों में से अगर हम देखेंगे तो उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं दिए गए। वोटिंग राइट्स का मतलब क्या हुआ कि भाई आप वोट वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दुनिया में पहली कंट्री कौन सी थी जिसने महिलाओं को वोटिंग राइट्स यहाँ पर दिए थे, तो वो कंट्री थी न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ने क्या किया था, शुरुआत से ही जो है वो यहाँ पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए थे। भारत में अगर हम बात करेंगे तो भारत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर इनेक्ट हुआ, कब इनेक्ट हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तब से लेकर अगर आप देखोगे तो भारत में आपको वोटिंग राइट्स महिलाओं को यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, पहले ब्रिटिशर्स के दौरान यहाँ पर नहीं था, लेकिन बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब वो इनेक्ट हुआ, तब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि भारत में वोटिंग राइट्स यहाँ पर दिए गए। तो वो कंट्री कौन सी है, वो कंट्री है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है आप ये कह सकते हैं कि ये वेस्ट एशियन एक कंट्री है ना, जिसको आप मिडिल ईस्ट भी कहते हो। तो ये वेस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि वेस्ट एशिया के साथ ही साथ अगर दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर याद रखो कि तो इसकी कैपिटल है ना, सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है उसका नाम है रियाद। ठीक है, याद रखना, सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, रियाद है, जहाँ पर 2015 तक महिलाओं को वोटिंग राइट्स जो है वो नहीं दिए गए थे, और काफ़ी सारी अलग अलग तरीके की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे पब्लिक प्लेसेस वगैरह का एक्सेस उतनी आसानी से यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता था। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब कि जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट थे वो यहाँ पर कौन थे जब जिम्बाब्वे को यहाँ पर इंडिपेंडेंस मिली, है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जिम्बाब्वे को जो है वो कौन सी ईयर में इंडिपेंडेंस मिली थी, है ना। ये मैंने आपको जो थ्योरी वाला सेशन हमारा था तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। तो अब मैंने पढ़ाया हुआ है तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस कब मिली थी। आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का आंसर ज़रूर करिएगा। तो जब इनको इंडिपेंडेंस मिली तो बहुत टाइम पीरियड तक, है ना, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ही प्रेसिडेंट थे और उनका नाम क्या है, उनका नाम है रॉबर्ट मुगाबे, है ना। सो रॉबर्ट मुगाबे जो है ये इंडिपेंडेंस से बहुत सालों तक प्रेसिडेंट थे, किसके, जिम्बाब्वे के। और जिम्बाब्वे की अगर हम कैपिटल देखेंगे तो जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, है ना। हरारे जो है वो जिम्बाब्वे की कैपिटल है, अफ्रीकन कंट्री है। और रॉबर्ट मुगाबे जो है
वो यहाँ के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए। तो इसमें हमने केवल 5 जो है वो यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए, है ना। बहुत सारे मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी यहाँ पर कवर कराए हैं, बहुत सारी चीजें आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी यहाँ पर कवर हुई हैं। तो कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो अब अगला जो हमारा टाइप है ये है शॉर्ट आंसर टाइप का। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप मतलब इसमें आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, या 3 से 4 लाइन में आप अपना जो आंसर है वो यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया है कि हाउ डज डेमोक्रेसी इन ए कंट्री इनहेंस द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना, मतलब कि डिग्निटी मतलब सम्मान। तो डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री में किसी भी व्यक्ति का सम्मान किस तरीके से जो है वो यहाँ पर क्या करती है, इनहेंस करती है। इसके लिए आपको 3 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। तो क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि 3 पॉइंट में आपको आंसर देने हैं, तो अब 3 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, है ना। अगर आप 2 पॉइंट लिखोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, 1 लिखोगे तो 1 ही नंबर मिलेगा, तो 3 पॉइंट आपको लिखना है। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी जो होती है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि किसी के साथ कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सभी लोगों को जो वोटिंग राइट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं वो सिमिलर प्रोवाइड किए गए हैं। सभी लोग वोट डाल सकते हैं जिन्होंने एक सर्टेन एज को यहाँ पर अचीव कर लिया है। तो याद रखिएगा, डेमोक्रेसी किसके ऊपर बेस्ड है, पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी है, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी होने के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर गरीब व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति का जो है वो स्टेटस ऊपर नहीं है, है ना। अगर आप ये मान लीजिए कि कोई अमीर व्यक्ति है ना, किसी के पास बहुत धन है, बहुत वेल्थ है, और कोई यहाँ पर गरीब व्यक्ति है, बहुत कम पढ़ा लिखा है, तो दोनों का जो स्टेटस है वो यहाँ पर क्या है, वो इक्वल है। तो ये चीज़ें कहाँ पर इंश्योर हो रही हैं, वो डेमोक्रेसी में इंश्योर हो रही हैं। क्यों इंश्योर हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में जो है वो यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, और यही कारण है कि यहाँ पर क्या होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, और इससे जब लोगों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उनके बीच में यहाँ पर क्या है कि उनकी डिग्निटी को हम यहाँ पर इंश्योर कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ ए रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। ठीक है, डेमोक्रेसी में मैंने आपको बताया था हमारा जो प्रेम्बल है उसमें सबसे पहले क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो मतलब पावर कहाँ से डिराइव हो रही है, भारत के लोगों से डिराइव हो रही है। जब ब्रिटिशर्स ने हमको यहाँ पर कंट्रोल किया था, गुलाम बनाया था, तब हम उनके लिए एक सब्जेक्ट थे, है ना। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर हम सब्जेक्ट नहीं, हम खुद रूलर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी में लोगों के सम्मान को यहाँ पर इनहेंस करता है। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो रूलर्स हैं यहाँ पर, है ना, जो रूल करेंगे, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर वो कोई गलती यहाँ पर करते हैं तो उनको यहाँ पर क्या है कि कंडक्ट के लिए, उनका जो भी यहाँ पर काम था उसके लिए उनको गलत ठहराया यहाँ पर जा सकता है। तो ये रूलर्स के लिए भी हो सकता है, सिटीजन्स के लिए भी यहाँ पर हो सकता है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं, है ना। तो अगर गलत चीज़ें करोगे तो आपको टोका भी जाएगा, आपके ऊपर जो है वो ब्लेम भी लगाए जाएंगे, आपको रिस्पॉन्सिबल भी माना जाएगा। तो इन बेसिस पे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर क्या करती है, वो लोगों का जो यहाँ पर पूरा का पूरा डिग्निटी होता है, सम्मान होता है, उसको यहाँ पर इनहेंस करता है। तो ये 3 पॉइंट आपने लिख दिए, आपको 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, और अगर आपके मन में किसी भी तरीके की कोई चिंता है ना, कोई बाधा है या कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए इसीलिए बनाया गया है ना, कि आप अपने डाउट्स को उन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो। तो कोई भी डाउट अगर आता है तो आप ज़रूर यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है कि डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक, सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट विद 3 पॉइंट्स। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि डेमोक्रेसी में आप कोई गलती करते हो, तो यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी आपको एक चांस यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि आप अपनी गलतियों को जो है वो खुद यहाँ पर क्या कर सकते हो कि सुधार सकते हो, है ना। तो 3 पॉइंट्स की मदद से जो है वो यहाँ पर क्या कर लोगे, आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना है। ठीक है, सो आप यहाँ पर ये क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट हो गया आपका, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो पैराग्राफ फॉर्म में भी इस तरीके से आप सेंटेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 पॉइंट एटलीस्ट यहाँ पर होने चाहिए। तो बोला जा रहा है कि एडवांटेज इन ए डेमोक्रेसी इज दैट मिस्टेक्स मेड बाय अ गवर्नमेंट कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग, है ना। मतलब कोई ना, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिशन भी होते हैं, यहाँ पर मीडिया को भी काफ़ी लिबर्टी दी गई है। तो अगर मान लीजिए कि रूलर्स के द्वारा, है ना, या गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी गलती यहाँ पर करी गई है ना, तो उन गलतियों को जो है उजागर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। कुछ दिन तक हो सकता है कि वो छुपी रहे, लेकिन एक ना एक दिन जो है वो चीज़ें यहाँ पर सामने आ जाएंगी।
सो देर इज ए स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स एंड देर इज ए रूम फॉर करेक्शन। अभी अगर मान लीजिए कि कोई गलती यहाँ पर हो गई है तो उनके ऊपर डिस्कशन करके जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं, है ना, उनको थोड़ा सा आप रिफॉर्म करो, उनमें सुधार करो। सुधार अगर आप करोगे तो करेक्शन जो है वो यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जब उन चीज़ों के ऊपर आप यहाँ पर डिस्कशन करोगे। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन और दे कैन बी चेंज, है ना। तो एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आपने डिसीजन यहाँ पर चेंज नहीं किया, जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप उस पर्टिकुलर लॉ को, उस पर्टिकुलर प्रोविजन को चेंज नहीं करोगे तो आप यहाँ पर क्या है कि अगली बार जो इलेक्शन होगा उसमें आप चेंज हो जाओगे। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी अलाउ करता है कि अगर कोई मिस्टेक्स यहाँ पर हो गई हैं तो उन मिस्टेक्स को यहाँ पर सुधारा जा सके, है ना। कई बार आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा मिस्टेक्स हो जाती, इंसान है, गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन अच्छा इंसान वही है जो उन गलतियों को सुधारे और ये मेक श्योर करे कि उसी तरीके की जो गलतियां हैं वो अब आगे कभी नहीं होने वाली हैं, ठीक है। तो जब इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे तो डेमोक्रेसी में जो है वो करेक्शन वगैरह होने के चांसेस आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्सप्लेन एनी 3 मेजर पॉलिटिकल चेंजेस दैट टुक प्लेस रिसेंटली इन इंडियाज नेबरहुड, है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि चैप्टर को बेसिस बनाकर आपको यहाँ पर क्या करना है कि आंसर देना है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 3 मेजर जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर बात करनी है जो कि रिसेंटली यहाँ पर अभी इंडिया के नेबरहुड में हुए हैं, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है। आपने जो चैप्टर डेमोक्रेसी वाला यहाँ पर पढ़ा है ना, उसमें यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिले इंडिया के नेबरहुड में, उसके बारे में आपको बात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की बात हो रही है ना। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या किया था, जनरल मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कू, है ना, इन्होंने तख्ता पलट कर दिया था और जो यहाँ पर एस्टेब्लिश गवर्नमेंट थी उसको खत्म करके ये खुद वहाँ पर रूलर बन गए थे। फिर नेपाल में अगर हम देखेंगे तो 2005 में द न्यू किंग डिसमिस द इलेक्टेड गवर्नमेंट, है ना, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको यहाँ पर इन्होंने डिसमिस कर दिया। और नेपाल में याद रखिएगा 2015 में, है ना, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर आपको इस्टेब्लिश होता हुआ दिखाई दिया। तो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नेपाल में भी आया था, है ना। तो इसके बारे में भी अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अदरवाइज 2005 में जो नया किंग था उसने इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसको यहाँ पर डिसमिस कर दिया था। फिर उसके बाद इराक में अगर आप देखोगे, इराक वैसे हमारा इमीडिएट नेबर नहीं है लेकिन हमारे नेबर्स का नेबर आपको देखने को मिलेगा। तो सद्दाम हुसैन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। सद्दाम हुसैन को जो यूएस ने यहाँ पर इन्वेजन किया था, सद्दाम हुसैन को मारा था, तो इनका रिजीम जो है वो यहाँ पर उठाकर बाहर फेंक दिया गया, है ना। तो सद्दाम हुसैन का बारे में इंफॉर्मेशन हो गया, नेपाल के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में हो गया, ठीक है। श्रीलंका वगैरह के बारे में भी आप लिख सकते हो जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये 3 आपको लिखने हैं, तो 3 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बोला जा रहा है कि इन चाइना इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। चाइना में जो है वो 5 साल में इलेक्शन यहाँ पर होते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस चाइना डज नॉट हैव ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वाई, है ना। लेकिन 5 साल में इलेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं लेकिन फिर भी हम चाइनीज गवर्नमेंट को यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं कहते हैं। इसका रीज़न यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमने एक चीज़ ये समझा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने का मतलब केवल इलेक्शंस का यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे होना, है ना। यही जो कंडीशन है वो देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर क्या है कि मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पर लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, है ना, फ्रीडम वहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि फेयर इलेक्शंस यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें कंडीशन जब यहाँ पर फुलफिल होंगी तो फिर जब यहाँ पर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर कहेंगे। अब लेकिन यहाँ पर चाइना के केस में देखोगे तो चाइना में सिंगल पार्टी रूल है। तो वही बोला जा रहा है कि इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ नियरली 3000 members elected from all over China. Some members are elected by the army. Before contesting elections, a candidate needs approval of the Chinese Communist Party. The government is always formed by the Communist Party. मतलब आप ये कह सकते हैं कि कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा कि पार्लियामेंट जो है वो क्या करेगी कि प्रेसिडेंट का जो उस पर्टिकुलर कंट्री के जो प्रेसिडेंट यहाँ पर होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर अपॉइंट करेगी, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आर्मी से इलेक्टेड आपको देखने को मिलेंगे। हमारे देश में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। हमारे देश में कोई सीट्स वगैरह जो हैं वो आर्मी पर्सनल के लिए यहाँ पर रिजर्व नहीं है। और वहाँ पर क्या है कि अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करना चाहते हो तो आपको जो कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी रूल आपको देखने को मिलेगा। या तो आप इसके हो या तो जो दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं वो किसके सपोर्ट में होने चाहिए, वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट में होना चाहिए। ये लोग अगर आपको अप्रूव करेंगे तभी आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है यहाँ पर, सिंगल पार्टी सिस्टम है।
बहुत ज़्यादा फ्रीडम्स आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना, कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके खिलाफ आप यहाँ पर कोई मीडिया में जो बातें हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर सको, उसके बारे में बता सको, वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। और इसी वजह से इंस्पाइट 5 साल में इलेक्शन यहाँ पर हेल्ड होते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर नहीं कहते हैं। इसका रीज़न बहुत सिंपल है और ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कहीं पर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट यहाँ पर आता है ना, या आपको लगता है कि इसमें कोई दूसरा पॉइंट भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, है ना, तो वो चीज़ें कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करी जा सकती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को आप अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन विच वे इज द राइट टू वोट डिनाइड इन सऊदी अरेबिया एंड फिजी। राइट टू वोट जो है वो सऊदी अरेबिया में और जो फिजी था वहां पर क्या हुआ था कि राइट टू वोट को डिनाई कर दिया गया था, है ना। फिजी की कैपिटल सुवा आपको देखने को मिलेगी, SUVA, और सऊदी अरेबिया की कैपिटल आपको रियाद देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको वोट का यहाँ पर राइट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो अब आपको बताना है कि किस तरीके से राइट टू वोट जो है उसको डिनाई किया गया, है ना। सो आप यहाँ पर देखेंगे सऊदी अरेबिया में जो महिलाएं हैं, है ना, उनको यहाँ पर वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। मैंने आपको बताया था ना 2015 तक इनके पास कोई वोटिंग राइट्स यहाँ पर नहीं था। फिजी में अगर आप देखोगे द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजियन, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि फिजी में कुछ लोग रहते हैं, है ना, 2 तरीके के लोग हैं। एक कौन से लोग हैं, एक वो लोग हैं जो फिजी के खुद के हैं, है ना, इंडिजिनस मतलब वहीं पर्टिकुलर जगह पर मिलने वाले लोग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिजी में, जैसे आपको पता है कि फिजी में इंडियन भी बहुत सारी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। तो फिजी के जो इंडिजिनस यहाँ पर लोग हैं, ठीक है, उनके वोट की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर क्या होगी, जो इंडियन फिजियन है ना। इंडियन फिजियन कौन है, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं लेकिन फिजी कंट्री में रहते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो इंडिजिनस यहाँ पर फिजी वाले लोग हैं उनके वोट की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई कि अगर आप फिजी से ओरिजिनली बिलोंग करते हो, है ना, तो आपके वोट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। और अगर आप इंडियन फिजियन हो, मतलब कि किसी दूसरी कंट्री से यहाँ पर फिजी में रहने के लिए आए हो, तो आपके वोटिंग राइट्स तो हमने दिए लेकिन आपके वोट की वैल्यू कम रहेगी। तो अगेन आप देख सकते हैं कि प्लेस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे जो है वो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर किया जा रहा है। इन बोथ द कंट्रीज द राइट टू वोट इज डिनाइड एज देयर इज नो पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप राइट टू वोट प्रोवाइड नहीं करोगे तो पॉलिटिकल इक्वलिटी यहाँ पर होगी क्या, नहीं होगी। पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या होती है कि एक सर्टेन एज कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर सभी लोगों को वोटिंग राइट्स देना पड़ेगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, है ना, वो किसी भी कंट्री से उनका ओरिजिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है तो उनको वोटिंग राइट्स यहाँ पर आपको देने हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ पॉलिटिकल इक्वालिटी यहाँ पर कहलाती है। दूसरी बात, डेमोक्रेसी में ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, है ना। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि डेमोक्रेसी में सभी लोगों के पास यहाँ पर क्या है कि वोटिंग राइट्स होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि भाई सभी लोगों की जो वोटिंग राइट्स हैं, है ना, उनकी वैल्यू समान होनी चाहिए। मतलब मेरे 1 वोट की वैल्यू, और जब आप लोग एलिजिबल यहाँ पर हो जाओगे वोटिंग करने के लिए तो आपके 1 वोट की वैल्यू, है ना, दोनों बराबर होनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, जो सऊदी अरेबिया में और फिजी में, है ना, यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था। तो ये एक रीज़न यहाँ पर आप बता सकते हैं और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा जा सकता है। कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, जो चीज़ें हमने यहाँ पर थ्योरी वाली क्लासेस में यहाँ पर पढ़ी थी बस उन्हीं का एक्सटेंशन है, उन्हीं को हम क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन अगर आएगा तो उसका आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं वही चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और उस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, है ना, मतलब कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें आपको कंसल्ट किया जाता है ना, मतलब कंसल्टेशन भी आपको देखने को मिलेगा और उसमें अगर आप देखोगे तो डिस्कशन भी यहाँ पर होता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि भाई ये स्टेटमेंट से आप क्या समझ रहे हो। सो बोला जा रहा है कि कंसल्टेशन एंड डिस्कशन हेल्प डेमोक्रेसी, ठीक है, टू प्रॉस्पर। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि कंसल्टेशन और डिस्कशन से यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रॉस्पर यहाँ पर होती है ना। जैसे प्रॉस्पेरिटी मतलब उन्नति होता है, तो प्रॉस्पर मतलब उन्नत, कि अगर भाई यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन हो रहा है, डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि चीज़ें जो है वो सही डायरेक्शन में आपको जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन डिस्कशंस एंड मीटिंग्स, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और वो ये चाहती है कि हमारे यहाँ पर जो भी प्रोसेस वगैरह होती हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से हों,
तो डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इन्वॉल्व करें कि वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग में जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। तो उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, डिस्कशन यहाँ पर होगा, बहुत फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर क्या है कि व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। ठीक है, जब बहुत सारे लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये पता चलता है कि भाई यहाँ पर किस तरीके से, है ना, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गलतियाँ यहाँ पर हो सकती हैं और उन गलतियों को हम किस तरीके से सुधार सकते हैं। जब सही काफ़ी सारे लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं तो गलतियाँ हमको पता चलने लगती हैं। दिस रिड्यूस द चांसेस ऑफ रैश और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन, दस द डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। है ना, थोड़ा टाइम लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, है ना, मतलब डिले आपको जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन ये डिले जो है वो तब बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है जब हम कोई इररिस्पॉन्सिबल या रैश डिसीजन मेकिंग जो है वो नहीं करते हैं। अगर हम बड़े बड़े डिसीजन यहाँ पर क्विक तरीके से यहाँ पर लेने लगेंगे तो इससे प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसलिए जब ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कशन होगा, मीटिंग्स होगी, कंसल्ट किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती हैं उनको हम यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, मिस्टेक्स को हम कंट्रोल करेंगे, तो ऑब्वियसली एक अच्छा डिसीजन जो है वो निकल कर सामने आएगा। और इसीलिए बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। जैसे आप लोगों के साथ भी यहाँ पर होता होगा, है ना, कि भाई आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ अलग तरीके का ओपिनियन यहाँ पर रख रहे हैं, है ना, कुछ लोग अलग तरीके का ओपिनियन रख रहे हैं, तो हम लोग वोटिंग करवा देते हैं ना कि चलो वोट कर देते हैं, तो अब इस पे कर लेंगे। या कोई फंक्शन अगर आपके इस क्लास को रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई है कि आपको ऑर्गेनाइज करना है ना, तो आप लोग क्या करते हो कि एक टीम बनाते हो और टीम के साथ डिस्कस करते हो, फिर यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो फाइनल की जाती हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम ज़्यादातर लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो हमारी जो प्लानिंग है वो ज़्यादा अच्छी हो पाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि मिस्टेक्स होने के चांसेस जो हैं वो भी यहाँ पर कम हो जाते हैं। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो कंसल्टेशन और डिस्कशन के ऊपर यहाँ पर बेस्ड है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस पॉइंट को आप इस तरीके से यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि इज इट पॉसिबल फॉर एनी कंट्री टू बिकम अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, है ना, क्या ये किसी कंट्री के लिए पॉसिबल है क्या कि वो पूरी तरीके से जो है वो डेमोक्रेसी यहाँ पर बन जाए, है ना। तो अगर आपको लगता है ऐसा तो आपको रीजंस यहाँ पर देने हैं। अगर हाँ लगता है तो हाँ के रीजन देने, नहीं लगता है तो नहीं के रीजन देने। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अपना दिमाग अपनी बुक के हिसाब से बताना है ना, कि बुक में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन्हीं के बेसिस पे आप अपना आंसर जो है वो यहाँ पर पोर्ट्रे कर पाओ। तो हमको पता है कि क्लोज टू डेमोक्रेसी यहाँ पर हो सकती है ना, लेकिन सारी की सारी जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पर एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती हैं, ये बात हमको पता है। सो बोला जा रहा है कि नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी एज एवरी डेमोक्रेसी हैज टू रियलाइज द आइडल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सभी की सभी जो कंट्रीज हैं वहाँ पर कहीं पर भी परफेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी कंट्रीज में अगर हम परफेक्ट डेमोक्रेसी को यहाँ पर इंश्योर करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग को जो है वो यहाँ पर अपहेल्ड करना पड़ेगा, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल, दिस रिक्वायर अ कांस्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्टैंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना। और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो हमारे देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, लेकिन उनमें से भी अगर आप देखोगे जो मेजर डिसीजंस यहाँ पर लिए जाते हैं वो किनके द्वारा लिए जाते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं। सब लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर इन्वॉल्व होंगे तो फिर चीज़ों में अनप्रेसिडेंटेड जो यहाँ पर डिले होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो वो चीज़ें जो हैं हम लगातार अगर उनके ऊपर कोशिश करते रहेंगे, डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करने की बात करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हम उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, लेकिन परफेक्ट तरीके से हम चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे। वॉट वी डू एज सिटीजन्स कैन मेक अ डिफरेंस टू मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। मतलब यहाँ पर केवल रूलर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी कि वो हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाए, लेकिन ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किस तरीके से अपने जो रूलर्स हैं, ठीक है, उनके साथ पार्टिसिपेट करके अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक यहाँ पर बना सकते हैं। अगर कुछ गलत लगता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, कोई चीज़ अगर सही लगती है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो लगातार अगर हम इसी तरीके से अपना बिहेवियर यहाँ पर रखेंगे तो ऑब्वियसली क्या है कि हम क्लोज टू डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो आपको परफेक्टली जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि वाई इज डेमोक्रेसी कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गिव 3 रीजंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है
कि 3 रीजंस आपको बताने हैं जिनके बेसिस पे हम ये कह सकें कि डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर क्या है कि वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके 3 रीज़न बताने हैं। सो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। अगर हमने मान लीजिए कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर इलेक्ट किया है और अगर मान लीजिए कि वो सही तरीके से कोई काम यहाँ पर नहीं करते हैं तो हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर वो क्वेश्चन का आंसर देंगे तब तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तो अगले इलेक्शन में जो है उनको यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। तो इसी चक्कर में यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना वो यहाँ पर क्या करते हैं कि वो हम अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे ना तो उनका आंसर भी यहाँ पर देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि डेमोक्रेसी को हम एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर कहते हैं, है ना। उन्होंने जो भी प्रॉमिस किए थे जनता से वो फुलफिल करने होंगे, है ना। डिक्टेटरशिप में या मिलिट्री रूल में ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। अगर हम ज़्यादा यहाँ पर आवाज़ उठाएंगे तो हमको पकड़ के सीधे जेल में डाल देंगे, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या क्या रीजंस यहाँ पर हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पहली बात यहाँ पर क्या है कि ये क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को जो है वो यहाँ पर इम्प्रूव करता है ना। जो भी डिसीजन यहाँ पर लेने हैं उन चीज़ों को इम्प्रूव करने का जो काम होता है वो डेमोक्रेसी में यहाँ पर अच्छा होगा। कैसे होगा? अभी पहले वाले क्वेश्चंस में हम यहाँ पर इस चीज़ को पढ़कर आ चुके हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई? क्योंकि हमारे देश में अगर आप देखोगे सो डेमोक्रेसी के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर जो पॉलिटिकल इक्वेलिटी है ना, इस पॉलिटिकल इक्वेलिटी को यहाँ पर इन्हेंस किया है, जिससे यहाँ पर क्या है कि सभी लोगों को वोटिंग राइट्स मिले हैं और सभी लोगों की वोट की वैल्यू जो है वो बराबर है। तो इससे क्या होता है कि डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स जो है वो आपको अपहेल्ड होता हुआ दिखाई देगा। फिर उसके बाद ये क्या करता है कि ये अलाउ करता है कि आप अपनी खुद की जो मिस्टेक्स हैं, है ना, जो गलतियां यहाँ पर होती हैं उन चीज़ों को आप सुधार सकते हो। या तो गलतियों को सुधार दो, है ना, उनको रिप्लेस कर दो, या तो फिर अगली बार आप खुद ही रिप्लेस हो जाओगे, है ना। यही सब चीज़ें होती हैं और इसी वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। बोला जा रहा है कि हाउ कैन यू से दैट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन इज नॉट अ डेमोक्रेसी, गिव एन एग्जाम्पल टू प्रूव योर पॉइंट, है ना। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो सारी की सारी कंट्रीज, ठीक है, जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं उन सभी इलेक्शंस वाली कंट्रीज को हम डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं कहते हैं। तो ऐसा क्यों है भाई कि जहाँ जहाँ पर इलेक्शन होते हैं सब लोगों को यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हम क्यों नहीं कह सकते सभी कंट्रीज़ को जहाँ पर इलेक्शन होते हैं? आपने जो भी यहाँ पर आंसर है उसका रीज़न आपको बताना है ना, और आपको एग्जाम्पल भी देना है कि कैसे आप उस एग्जाम्पल को जो है वो यहाँ पर मतलब आप अपने स्टेटमेंट को किस तरीके से जस्टिफाई करोगे। तो एग्जाम्पल में जो है वो आप चाइना वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हो, है ना, जो मैंने आपको चाइना वाला एग्जाम्पल बताया था। अब यहाँ पर क्या है कि दूसरी जो यहाँ पर चीज़ें हैं उनके बारे में भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया जा सकता है। सो बोला जा रहा है कि इट इज़ ट्रू दैट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड एन इलेक्शन इज नॉट अ डेमोक्रेसी, है ना। मतलब कि जहाँ पर भी इलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, या वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज, है ना। डिक्टेटरशिप मतलब जहाँ पर एक इंसान रूल करता है, मोनार्की मतलब जहाँ पर राजा या सुल्तान रूल करते हैं। देयर आर फॉर्मली इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी कंट्रीज देखने को मिलेंगी जहाँ पर गवर्नमेंट वगैरह होती है, पार्लियामेंट भी आपको देखने को मिलती है, लेकिन उनके पास जो है वो रियल पावर नहीं होती है ना। रियल पावर किसके पास होगी? जिसका इलेक्शन नहीं हुआ है ना। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ could not be called a democracy because people they are elected their representative to the national and provincial assemblies, but the power to take final decision rested with army official and with जनरल मुशर्रफ, है ना। मतलब पाकिस्तान में इलेक्शन वगैरह हुए थे, लोगों ने स्टेट में या सेंट्रल लेवल पर जो असेंबलीज हैं उनमें लोगों को इलेक्ट करने के लिए वोट डाले थे, है ना। लेकिन आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो रियल पावर यहाँ पर थी वो किसके पास थी? वो रियल पावर अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही यहाँ पर थी। तो जो भी डिसीजन यहाँ पर लेना होता था वो यही लेते थे। और इनका इलेक्शन हुआ था क्या? नहीं हुआ था। इन्होंने तो मिलिट्री कू किया था और उसके बेसिस पे ये पावर में यहाँ पर आए थे। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर जो भी फाइनल डिसीजन यहाँ पर लेना है वो किसके द्वारा लिया जा रहा था? वो जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा लिया जा रहा था। तो इलेक्शंस तो यहाँ पर हुए, लोगों ने वोट भी डाले, लेकिन क्या ऐसी कंट्री को हम यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं, है ना। कहीं पर मान लीजिए जैसे चाइना है, चाइना को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिंगल पार्टी रूल है, लोगों के पास चॉइसेस ही यहाँ पर नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि इन सभी कंट्रीज़ का एग्जाम्पल देकर हम अपने स्टेटमेंट को जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जस्टिफाई यहाँ पर
कर सकते हैं कि भाई इलेक्शंस होना जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री होना जो है उसकी पहचान यहाँ पर नहीं है ना। उसमें कई सारे दूसरे पॉइंट्स भी होते हैं जिनके ऊपर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वाई हैज़ इंडिया नेवर हैड ए फेमाइन ऑफ द लेवल विथ अकर्ड इन द चाइना इन 1958-61, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि चाइना में 1958 से 61 के बीच में जो है खाने पीने की बड़ी कमी हो गई थी, जिसकी वजह से चाइना की कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत सारे लोगों की वहाँ पर डेथ हुई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जैसा चाइना में हुआ था, है ना, वैसा इंडिया में क्यों नहीं हुआ कभी। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसके पीछे जो रीज़न है वो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि चाइना में अगर मान लीजिए कि कोई ऑपोजिशन होता, ऑपोजिशन मतलब जैसे दो तरीके के लोग होते हैं, जैसे दो पार्टी है, जो इलेक्शन जीत गई वो रूलिंग पार्टी हो गई और जो इलेक्शन हार जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑपोजिशन पार्टी। तो अगर मान लीजिए कि 1958 से 61 के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चाइना में यहाँ पर आ रही थी और अगर मान लीजिए कि एक ऑपोजिशन पार्टी होता जो उस प्रॉब्लम के खिलाफ यहाँ पर आवाज़ उठाता, तो शायद इस प्रॉब्लम को हम मिटिगेट कर सकते थे, है ना, कंटेन कर सकते थे, इससे किसी को ज़्यादा नुकसान ना हो इस चीज़ को इंश्योर कर सकते थे। लेकिन क्योंकि वहाँ पर कोई ऑपोजिशन था ही नहीं तो किसी ने इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर फोकस ही नहीं किया। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि मीडिया को उतनी ज़्यादा परमिशन जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई, अथॉरिटी नहीं दी गई है। आप केवल वही लिख सकते हैं जो चाइनीज़ गवर्नमेंट यहाँ पर चाहती है। लेकिन भारत के केस में क्या है कि भारत के केस में ऑपोजिशन भी देखने को मिलेगा, मीडिया भी देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पर क्या है कि जो लूप होल्स हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं तो उन प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, कि कैसे यहाँ पर उन चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है या रोका जा सकता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। तो इसी वजह से भारत में इस तरीके की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, लेकिन चाइना में आपको देखने को मिली। अब इसको लिखेंगे कैसे? सो चिल्ड्रन अफेक्टेड इन फेमाइन इन चाइना फेमाइन ऑफ 1958-61 नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड, है ना, करीब 3 करोड़ लोग जो हैं वो यहाँ पर आपको डेथ होती हुई इनकी दिखाई दी। In those days, India's economic condition was not much better than China, yet India did not have a famine of that kind China had. हमारे यहाँ पर बंगाल में 1943 में कंडीशन देखने को मिली, लेकिन उस टाइम पर ब्रिटिशर्स का रूल था तो वहाँ पर कंडीशन जो है वो ख़राब हुई थी। लेकिन 1958-61 में अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी चाइना से ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी, है ना, नॉर्मल लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी इस तरीके की सिचुएशन इंडिया में नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि द रीज़न वॉज the difference in the economic policies of the two countries. Democratic government in India responded to the food shortage in a way that Chinese government did not. अगर मान लीजिए कि कहीं पर भी फूड शॉर्टेज वगैरह थी, है ना, तो यहाँ पर जनता ने क्या किया कि जनता ने आवाज़ उठाई, तो सरकार ने भी यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया कि इस तरीके की जो फूड शॉर्टेज हैं इनको यहाँ पर रोका जाए। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं हुआ। In China, too had multi-party system elections, an opposition party and a press free to criticize the government. So many people did not have died in the famine. अगर यहाँ पर क्या है कि एक ऑपोजिशन पार्टी होती, प्रेस को थोड़ा फ्रीडम यहाँ पर होती, तो उसके बारे में चीज़ें निकल कर सामने आती और हो सकता है फिर सरकार यहाँ पर मजबूर होती कि भाई हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा। तो उससे यहाँ पर क्या करेंगे वो लोग जो है उनको अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इंश्योर कर सकते थे, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाई और इसी वजह से इंडिया में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। चाइना में ये चीज़ें जो हैं वो 1958-61 में आपको क्रिएट होती हुई यहाँ पर दिखाई थी, जिसमें करीब 3 करोड़ लोगों की यहाँ पर जान चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो दिया है कि वाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर द पीपल टू रूल डायरेक्टली बट थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, मतलब कि ये पॉसिबल क्यों नहीं होता कि जनता यहाँ पर क्या करे कि डायरेक्टली रूल करे, है ना, उनको रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पर डेमोक्रेसी है या जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके माध्यम से क्यों रूल करना होता है ना। ये दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। तो पहली चीज़ अगर आप देखोगे तो हमको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी यहाँ पर कहते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जनता डायरेक्टली यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जनता ने अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर इलेक्ट किए, जो वोट डालकर हम इलेक्ट करते हैं, और जनता के बिहाफ में वो लोग आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज, या फिर जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्या होता है कि भाई देखिए एरिया बहुत ज़्यादा है कंट्रीज़ का, है ना, सब लोगों का इकट्ठा होना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सब लोगों का वोटिंग में पार्टिसिपेट करना, ये सब चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जो भी डिसीजन वगैरह होते हैं वो किनसे हम करते हैं, वो जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके माध्यम से यहाँ पर किया जाता है। तो वही चीज़ बोली जा रही, द पीपल कैन नॉट रूल डायरेक्टली बट ओनली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज फर्स्टली मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। ठीक है, मतलब दो कारण इसके बताए गए हैं। पहला तो ये है
कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि ये बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है कि सब लोग बैठें, सब लोग डिस्कस करें और उसके बाद यहाँ पर डिसीजन जो है वो यहाँ पर फाइनल किया जाए। सेकेंडली, इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डू नॉट हैव द टाइम, द डिजायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन द ऑल द डिसीजन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ये सब चीज़ें हो भी गई, लोग एग्री भी हो गए कि नहीं हम लोग बैठ के यहाँ पर डिसीजन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उस तरीके की स्किल्स होनी चाहिए, उस तरीके का एक्सपीरियंस उनके पास यहाँ पर होना चाहिए, तभी तो अच्छे डिसीजन यहाँ पर लिए जा सकेंगे। तो वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसीज की जगह पर आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है वो आपको काम करती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर अटेम्प्ट करना था। ठीक है, रीजन आपको एकदम क्लियर कट पता होने चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज का यहाँ पर क्या मतलब है। जैसे आज भी स्विट्जरलैंड वगैरह कंट्री है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, एरिया भी कम है, तो यहाँ पर कई एरियाज में क्या होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसीज के एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन सभी जगह पर नहीं होता है। कई जगह पर अगर आप देखोगे तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते रहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखो दिया है कि एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब उन फीचर्स के बारे में बताओ जिन फीचर्स को पढ़ने के बाद, देखने के बाद हमको ये लग जाए कि यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे फीचर्स जो है वो आपको डेमोक्रेसी के बताने हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि डेमोक्रेसी में बोला जा रहा है कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि जो भी रूलर्स यहाँ पर होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर होंगे, वो उनका इलेक्शन किनके द्वारा होगा, वो जनता के द्वारा होगा, है ना। मतलब इलेक्टेड बाय द पीपल, और वो यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी मेजर डिसीजंस यहाँ पर होते हैं वो उनके द्वारा यहाँ पर फाइनल किए जाते हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। ठीक है, मतलब कि इलेक्शंस में यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, तो अगले इलेक्शन में फेयर इलेक्शंस होते हैं। इस वजह से रूलिंग पार्टी के हारने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और उसके बाद जो अपोजिशन पार्टी है उसके जीतने के चांसेस भी होते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप अपने रूलर्स को अपकमिंग इलेक्शंस में जो है वो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज़ भी कहाँ पर है, ये डेमोक्रेसी में है। डिक्टेटरशिप में ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। मोनार्की में ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। सिंगल पार्टी सिस्टम में ऐसा होगा क्या, देखो आइडियोलॉजी लगभग सेम ही रहेगी क्योंकि सेम ही पार्टी के लोग बिलोंग करते हैं, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। चाइना के केस में यही चीज़ आपको देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो भी चॉइस है ना, कि भाई आप अपना वोट किसको देना चाहते हो और आपके पास वोट देने की जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये किसके पास है, ये सभी के पास है और इक्वल बेसिस पे है। इक्वल बेसिस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि सभी लोगों को समान रूप से जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं किया गया है ना। सब लोगों को आसानी से जो है वो चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं, बताई गई हैं और इक्वल बेसिस पे ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये 3 फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। इन 3 फीचर्स के बारे में आप लिख सकते हो, जिनको देखकर यहाँ पर ये समझ में आए कि हम जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या है कि वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप डायरेक्टली यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, आई होप जो भी क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी जो है वो कौन सी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, है ना, वो कौन सा है, इसका आपको आंसर देना है। ये जो भी बताएगा क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं कि कौन सही आंसर यहाँ पर बताता है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा वो यहाँ पर कौन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसको जस्टिफाई करना है ना। ऐसे क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, और इनको सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस फिर आप यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी इनहेंस करता है डिग्निटी ऑफ सिटीजन, इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करिए। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया था, है ना, कि पॉलिटिकल इक्वलिटी यहाँ पर डेमोक्रेसी इंश्योर करेगा। सब लोगों को वोटिंग राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं, सब लोगों के वोट की वैल्यू जो है वो दूसरे लोगों के साथ आपको इक्वल देखने को मिलेगी, है ना। और उसके बाद इसी तरीके से आप यहाँ पर ये कोई मतलब गरीब व्यक्ति, कोई अमीर व्यक्ति, है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति या जो इलिटरेट है, उनके बीच में कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को यहाँ पर इन्हेंस करता है। तो ऐसे भी यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, और कभी भी अगर कोई मिस्टेक वगैरह करेगा तो उससे यहाँ पर क्या है कि उनको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल भी जो है अपने कंडक्ट के लिए ठहराया जाएगा। तो जो हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, उसको इस तरीके से भी जो है वो क्वेश्चन आपको इस स्टेटमेंट वाइज भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप बिल्कुल रेडी रहिएगा ताकि क्वेश्चन आए और आप उसको एकदम उड़ा दो। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 देखो दिया है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी केवल डेफिनेशन नहीं है ना। अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको ब्रॉडर मीनिंग जो है वो डेमोक्रेसी का वो भी यहाँ पर पढ़ाया है ना। केवल हमने
वही बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल डिस्कस नहीं किया है ना। हमने ब्रॉडर मीनिंग जो था डेमोक्रेसी का वो भी यहाँ पर समझा था, और मैंने एक टॉपिक वाइज जो है वो आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझाई हुई हैं। तो वन शॉट रिवीजन वीडियो एक बार अगर आप देख लोगे ना, तो सारी जो डाउट्स वगैरह होते हैं वो आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सो यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव सिट टुगेदर टू मेक डिसीजन, है ना। मतलब इसमें जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर बैठते हैं और जो भी डिसीजन वगैरह होता है वो यहाँ पर लेते हैं या फाइनल करते हैं, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनका डिसीजन जो है वो यहाँ पर लिया जाता है। फिर इलेक्शंस आर हेल्ड टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नेटिव पीपल और सिटीजन आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, ठीक है। मतलब इलेक्शंस वगैरह होंगे इन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए, और इसमें जो नेटिव लोग हैं, नेटिव लोग मतलब जिस भी पर्टिकुलर कंट्री में डेमोक्रेसी की बात हम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं उसमें ये लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। डेमोक्रेसी एज अ प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। इन अ ट्रू डेमोक्रेसी नो वन गोज टू बेड हंग्री और डिनाइड इक्वल इन्फॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन एंड इक्वल रिसोर्सेज, ठीक है। सिंपल सी बात है कि ये सब तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि भाई कोई भूखा नहीं सोता है ना। सबको इक्वल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है, बेसिक एजुकेशन और जो भी यहाँ पर आपके रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो सब चीज़ों का एक्सेस सभी लोगों को समान रूप से रहता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी केवल यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं हो रही, इससे लोगों का भी बहुत सारा बेनिफिट जो है वो आपको यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलता है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर होगी तो उससे जो समाज का थोड़ा लोअर सेक्शन है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पर सुना जाता है, उनके भी अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पर आप जो है वो देखोगे कि यहाँ पर काम वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बेनिफिट होता है, ये चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है। चलो अगली बात करते हैं। बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक कंट्री एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। तो आपको डिफरेंस लिखना है, तो आप डिफरेंस वाले जो मेथड यहाँ पर होती है उसमें भी आप चीज़ों को लिख सकते हो और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि 3 डिफरेंस लिखने। सो यहाँ पर हो गया एक आपका ये डेमोक्रेटिक कंट्री और ये हो गया आपका नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में बोला जा रहा है ईच एडल्ट सिटीजन हैज़ अ वोट, ईच वोट हैज़ 1 वैल्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड, ठीक है। मतलब कि सभी लोगों को यहाँ पर क्या है कि वोटिंग राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं, सभी लोगों को वोटिंग राइट्स की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर क्या होती है, वो समान यहाँ पर होती है। मतलब उनकी जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो इक्वल देखने को मिलेगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पर होता है, ठीक है। सभी लोगों की जीतने हारने की संभावनाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन डू नॉट ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है कि मतलब फेयर इलेक्शंस ही नहीं हो रहे हैं, लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं इलेक्शन में। फिर उसके बाद रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द रूलर्स हैव अनलिमिटेड पावर। तो इनकी पावर को चेक करने के लिए भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पर नहीं होता है। तो जो भी रूलर्स होते हैं उनके पास बेवजह की भी यहाँ पर पावर्स होती है और उन्हीं पावर्स का यहाँ पर ये प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे इलेक्शन का टाइमिंग, है ना, या लास्ट मोमेंट पर जो है वो जो जहाँ पर इलेक्शन वोट वगैरह डालने के लिए जाना था, है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पर चेंज कर दी जाती हैं। तो काफ़ी सारे अलग अलग तरीके की माल प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर होती हैं, गलत चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं, जिनके बेसिस पे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उस कंट्री में होने वाले जो इलेक्शंस हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक नेचर के हैं, है ना। मतलब केवल ये नहीं होता है कि भाई यहाँ पर क्या होगा कि बस लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वोट डाल रहे हैं, है ना। उन वोट डालने में भी हमको अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखनी होती हैं कि क्या वो सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर सही तरीके से काम कर रही है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम उन इलेक्शंस को, उन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा, उस फॉर्म को हम डेमोक्रेटिक फॉर्म में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय मुशर्रफ इन पाकिस्तान टू एम्पावर हिमसेल्फ, ठीक है। तो मिलिट्री कू यहाँ पर हुआ था, आप सभी को पता है कब हुआ था, मिलिट्री कू हुआ था 1999 में। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कौन कौन से डिसीजंस यहाँ पर लिए, है ना। डिसीजंस का मतलब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें थी जो इन्होंने अपने देश में इंप्लीमेंट करी ताकि इनका जो पावर है ना, वो आपको ज़्यादा रीस्टोर होता हुआ दिखाई दे और इनके हिसाब से सारे डिसीजन जो हैं वो यहाँ पर आपको आगे बढ़ते हुए देखने को मिले। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जो मिलिट्री कू हुआ था, तख्ता पलट, मतलब मिलिट्री कू का बेसिक मतलब क्या होता है भाई, कि इसमें क्या होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है, जैसे मान लीजिए कि पहले कोई गवर्नमेंट यहाँ पर रूल कर रही थी, तो वो गवर्नमेंट को हटाकर मिलिट्री क्या करेगी, उस देश का पूरा जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लेगी और अपने हिसाब से उस देश को रन करेगी। तो मिलिट्री के पास पावर चली गई, तो इसको बोलते हैं मिलिट्री कू। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड
डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डेमोक्रेटिकली यहाँ पर इलेक्टेड एक गवर्नमेंट थी, है ना, मतलब जिसको जनता ने वोट वगैरह डाल के यहाँ पर इलेक्ट किया था, उसको इन्होंने यहाँ पर फेंक दिया उखाड़ कर, है ना, क्योंकि इनके पास पावर आ गई है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो दूसरे लोग हैं उनको यहाँ से हटा दिया और अपने आप को क्या कर दिया, डिक्लेयर, एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, है ना, कि भाई मैं हूँ इस कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव। और लेटर ही चेंज हिज डिजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, पहले इन्होंने अपने आप को 1999 में जो है वो मिलिट्री कू किया, चीफ एग्जीक्यूटिव कंट्री का डिक्लेयर कर दिया। 2002 में अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया, मतलब बाद में इन्होंने इस पर्टिकुलर पोस्ट को, चीफ एग्जीक्यूटिव को प्रेसिडेंट के रूप में जो है वो यहाँ पर बना दिया। और 2002 में अगर आप देखोगे तो इनको 5 साल का एक्सटेंशन भी यहाँ पर मिल गया, है ना। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि भाई ये इस कंट्री को 5 साल तक जो है वो यहाँ पर रूल कर सकते हैं। और ये जो रेफरेंडम यहाँ पर हुआ था ना, रेफरेंडम मैंने आपको एक डेफिनेशन अभी स्टार्टिंग में बताई थी, तो इस रेफरेंडम में अगर आप देखोगे तो कई सारी माल प्रैक्टिसेस हुई थी, है ना, मतलब गलत तरीके से इन्होंने ये जो 5 साल का एक्सटेंशन था वो यहाँ पर हासिल किया था। In 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the president could dismiss the national provincial assemblies. मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो रिलीज होता है ना। इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट के पास अलग अलग तरीके की पावर्स वगैरह आपको देखने को मिली। और अब यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर ये आ गई है कि जो भी यहाँ पर ये नेशनल या जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं उनको भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये डिसमिस कर सकते हैं। डिसमिस करने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, डिसमिस करने का मतलब बहुत सिंपल हुआ कि भाई वो इलेक्टेड है तो उसको खत्म करो और दोबारा इलेक्शन वगैरह यहाँ पर कराओ। तो इलेक्शन वगैरह कराए, लेकिन यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शंस वगैरह भी हुए, लेकिन जो रियल पावर आपको देखने को मिलेगी वो किसके पास थी, वो जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। तो वो चीज़ें जो प्रैक्टिसेस इन्होंने यहाँ पर फॉलो करी वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्या थी, वो गलत आपको देखने को मिल रही थी, है ना। तो इसी पर्टिकुलर पर्पस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि मतलब ये पूरा का पूरा एक टाइमलाइन था। ये अलग अलग तरीके के आपको इवेंट्स देखने को मिले, जिन इवेंट्स के बेसिस पे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से परवेज मुशर्रफ जो है ना, उनका यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में मिलिट्री कू करना जो है वो कोई मतलब साधारण सी बात नहीं है ना, मतलब नॉर्मल तरीके की चीज़ें हैं और नॉर्मल तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर देखते रह सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको शायद बताना भूल गया कि हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद, है ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैं बताना भूल गया था, ठीक है, फ्लो में जो है वो छूट गया बताना। तो क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, है ना, ये क्या है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जिसमें आपको आंसर थोड़ा बड़े लिखने पड़ेंगे, 5 नंबर के हिसाब से लिखने पड़ेंगे, है ना। और क्या क्या डिटेल्स आप लिख सकते हो वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर इंश्योर कर दी। और ये जो पूरा का पूरा टाइमलाइन है, जो पूरी की पूरी ये चीज़ें पाकिस्तान में यहाँ पर हुई थी, है ना, वो मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो बस उसी के अनुसार आपको यहाँ पर अगर आप पॉइंट्स में भी लिखना चाहो तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, पैराग्राफ में लिखना चाहो तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। लेकिन जब पैराग्राफ में लिखोगे ना तो इस तरीके की जो कीवर्ड्स वगैरह होते हैं इनको अंडरलाइन कर देना, है ना, ताकि यहाँ पर क्या है कि जो कॉपी चेक करने वाले लोग हैं उनको दिख जाए कि आपने वो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो अपने आंसर्स में यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विद रेफरेंस टू जिम्बाब्वे डिस्क्राइब हाउ द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर्स, ठीक है, इज नेसेसरी इन ए डेमोक्रेटिक बट नॉट सफिशिएंट, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर इज नेसेसरी इन ए डेमोक्रेटिक बट सफिशिएंट नहीं है ना। मतलब अगर आप देखोगे तो जिम्बाब्वे का केस स्टडी जो है वो यहाँ पर आपको लिखना है ना, कि जिम्बाब्वे में क्या है कि रॉबर्ट मुगाबे जो है वो बहुत पॉपुलर थे, लेकिन उनकी प्रैक्टिसेस अगर आप देखोगे तो वो भी यहाँ पर क्या थी, वो इस तरीके से थी कि जिम्बाब्वे में जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं उनको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही बताया जा रहा है कि भाई देखिए पॉपुलर अप्रूवल जो है वो डेमोक्रेसी में रिक्वायर्ड है ना, लेकिन उसी पर्टिकुलर पॉपुलर अप्रूवल है उसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये यहाँ पर डेमोक्रेसी कहलाने के लिए जो है वो सफिशिएंट है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर जिम्बाब्वे के इलेक्शन जो यहाँ पर होते थे उनके बेसिस पे आपको बताना है। सो इन जिम्बाब्वे सिंस इंडिपेंडेंस इन 1980 इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वोन बाई ZANUPF, ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, इनके द्वारा इलेक्शंस 1980 से लगातार यहाँ पर जीते जाते थे। और मतलब कि जिम्बाब्वे के फ्रीडम स्ट्रगल का जो मूवमेंट यहाँ पर था उसमें ZANUPF जो पार्टी थी, है ना, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। मतलब इनकी वजह से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे में जो इंडिपेंडेंस थी वो यहाँ पर स्टोर हो पाई। इनके लीडर कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे इज अ पॉपुलर बट ऑल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, ये पॉपुलर थे। अब देखो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर जुड़ी होती है
उसका एक अपना एक अलग वर्चस्व होता है, उसकी अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग यहाँ पर होती है, ठीक है। सो रॉबर्ट मुगाबे जी की भी थी, लेकिन इनके साथ ही साथ अगर आप देखोगे ना तो वो क्या करते थे कि अनफेयर प्रैक्टिसेस जो हैं वो इलेक्शंस में यहाँ पर यूज़ करते थे। हिज गवर्नमेंट हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनकी जो सरकार थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन में रेगुलर बेसिस पे जो है वो अमेंडमेंट किए, चेंजेस यहाँ पर किए, और वो चेंजेस का पर्पस यहाँ पर क्या था कि जो प्रेसिडेंट हैं, कौन, रॉबर्ट मुगाबे, इनकी पावर जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए, और इनको यहाँ पर क्या है कि अकाउंटेबल मतलब जो भी डिसीजन इन्होंने यहाँ पर लिए हैं या जो भी चीज़ें इन्होंने पास करी हैं इसके लिए इनको जवाब ना देना पड़े। तो इन्होंने मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किस तरीके से किए ताकि इनकी पावर आपको बढ़ती हुई दिखाई दे, और दूसरी चीज़ इन्होंने यहाँ पर क्या इंश्योर करी कि भाई मैं अपने आप को लेस अकाउंटेबल बनाऊँ, है ना, मतलब मुझे ज़्यादा जवाब ना देना पड़े। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हरास्ड, ठीक है, ऑपोजिशन जो पार्टीज होती थी उनके वर्कर्स वगैरह के ऊपर भी जो है उनका हरासमेंट किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल, है ना, मतलब आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ अगर आप कोई धरना दे रहे हो, कोई हड़ताल वगैरह कर रहे हो, तो ये पूरी तरीके से इलीगल यहाँ पर कर दी गई। देयर इज अ लॉ दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, है ना, मतलब यहाँ पर ये भी था कि भाई कानून बना दिया गया था कि किस लिमिट तक, है ना, यहाँ पर क्या है आप प्रेसिडेंट को जो है वो क्रिटिसाइज यहाँ पर कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि रॉबर्ट मुगाबे जो है वो यहाँ पर पॉपुलर हैं, तो बोला जा रहा है कि द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर इज नेसेसरी, है ना, ये ठीक है कि लीडर की जो है वो पॉपुलरिटी होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है कि ये सफिशिएंट नहीं है ना, क्योंकि देखो रॉबर्ट मुगाबे पॉपुलर थे लेकिन उनकी प्रैक्टिसेस अगर आप देखोगे तो उनको देखकर लगेगा कि ये कैसे इलेक्शंस हैं, है ना, कि भाई सब अपने अपने आप को पावरफुल कर लिया, दूसरे लोगों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो आप, है ना, दूसरे लोगों का हरासमेंट यहाँ पर कर रहे हो, तो क्या ये डेमोक्रेसी के लिए सफिशिएंट यहाँ पर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्या होता है कि रिक्वायर्ड होती हैं कि ऐसा होना चाहिए, है ना, मतलब ये चीज़ें जो है वो आवश्यक होती है डेमोक्रेसी में कि भाई जो भी लीडर यहाँ पर है वो पॉपुलर लीडर यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ें सफिशिएंट नहीं है, अगर उसकी प्रैक्टिसेस इस तरीके से यहाँ पर होंगी तो सिंपली बात है कि हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक इलेक्शंस थोड़ा ना कहेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है, जो जिम्बाब्वे के केस में यहाँ पर आपको मैंने समझाया। तो आपको मुझे ये बताना है कि जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो यहाँ पर क्या है ना, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक बार आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, तो आप मुझे इसकी कैपिटल जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस एग्जांपल्स गिवन इन द चैप्टर स्टेट व्हाट शुड बी द 4 फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, है ना, मतलब अलग अलग चैप्टर्स जो हैं, मतलब आपको जो ये डेमोक्रेसी वाला चैप्टर है उसमें आपको अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, और उन्हीं के बेसिस पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप हमें ये बता दो कि डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स यहाँ पर क्या क्या होते हैं, है ना, मतलब ये 4 फीचर्स होने चाहिए तभी हम किसी कंट्री को जो है वो यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री यहाँ पर कह पाएंगे, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पर है रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, है ना, मतलब कि वो सारे के सारे लोग जिनका इलेक्शन जनता ने किया है वो मेजर डिसीजंस यहाँ पर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर, ऐसा होना चाहिए कि भाई जो अभी सरकार जिसकी चल रही है उसके हारने के चांसेस भी आपको देखने को मिले, तो फेयर चांसेस यहाँ पर होने चाहिए। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ये जो चॉइस है, अपॉर्चुनिटी है, ये सभी लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल कुछ लोगों को आपने वोटिंग राइट्स प्रोवाइड कर दिए, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दी, बाकी लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो वो भी गलत हो जाएगा। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इससे जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है वो भी यहाँ पर मानने चाहिए, और जो नागरिकों के अधिकार हैं वो अधिकार भी यहाँ पर संरक्षित करने चाहिए, कंजर्व करने चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी के फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। अलग से ही मैंने ये सारे पॉइंट आपको समझाए हुए हैं, वही 4 पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो आसानी से जो है वो आपको पूरे नंबर मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर 4 पॉइंट ही बोले गए तो 4 ही पॉइंट लिखने हैं। फिर उसके बाद 5वां भी अगर मान लीजिए कि बोला जाए तो आप ये कह सकते हैं कि भाई फेयर इलेक्शंस यहाँ पर होनी चाहिए, लिबर्टी यहाँ पर होनी चाहिए, फ्रीडम यहाँ पर होनी चाहिए, है ना, सभी लोगों का अधिकार होना चाहिए कि वो इलेक्शंस वगैरह में, वोट वगैरह में यहाँ पर खड़े हो सके, तो वो पॉइंट भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो लिखा हुआ है कि एनुमरेट द आर्गुमेंट्स गिवन अगेंस्ट डेमोक्रेसी, है ना, मतलब डेमोक्रेसी की अच्छी बातें हैं जो अभी तक हमने डिस्कस करी हैं। तो आपसे यहाँ पर क्या है कि आपसे ये भी बोला जा सकता है कि भाई आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी जो है वो लिखिए। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, है ना, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी अगर आपको देखना है
तो यहाँ पर क्या है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, है ना भाई। अगली बार इलेक्शन होंगे तो दूसरा लीडर आ गया, फिर 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे तो दूसरा लीडर यहाँ पर आ गया, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज पहले वाले लीडर ने चलाई थी हो सकता है कि वो कंटिन्यू ना करें, फिर एक नए सिरे से यहाँ पर काम हो। तो इससे क्या होता है कि इससे आप देखोगे तो इनस्टेबिलिटी जो है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इनस्टेबिलिटी है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी जो है ना एक तरीके का पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है एंड पावर प्ले विथ नो स्कोप ऑफ मोरालिटी, है ना। मतलब डेमोक्रेसी में लोग यहाँ पर किसके पीछे लगे रहते हैं कि बस इलेक्शन हमें जीतना है। तो इसमें कोई यहाँ पर क्या है कि नैतिकता आपको देखने को नहीं मिलती, मोरल वैल्यूज देखने को नहीं मिलती है, बस एक कंपटीशन है कि कौन इस कंपटीशन को यहाँ पर जीतेगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, कंसल्ट किए जाते हैं, मीटिंग्स वगैरह होती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत अलग अलग तरीके के जो डिलेज हैं वो अननेसेसरी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि मीटिंग्स हो रही हैं, लोगों से कंसल्ट किया जा रहा है, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, और इस वजह से यहाँ पर अलग अलग तरीके की जो डिलेज हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल सो इट लीड्स टू बैड डिसीजन, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी लीडर्स होते हैं वो केवल इलेक्शन के दौरान यहाँ पर क्या है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यहाँ पर विजिट करते हैं, है ना। तो वो उनके जो जनता को जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो जनता की एस्पिरेशंस यहाँ पर होती हैं, उनको ध्यान में नहीं रखते हैं, और इसी वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो लोग अलग अलग तरीके के बैड डिसीजन यहाँ पर लिए जाते हैं, क्योंकि जो जनता को चाहिए उस तरीके की चीज़ें नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद यहाँ क्या है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, है ना। अलग अलग तरीके की करप्ट प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर की जाती हैं कि भाई हम किसी तरीके से जो यहाँ पर ये इलेक्शन होने वाला है इसको जीत जाएं, है ना। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हमको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए हैं ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अब जब इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में और इस पर्टिकुलर सेशन में भी कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं, तो साथ साथ में उनको भी पढ़ लो। तो इससे क्या होगा, इससे आपके ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फेवर में लिखो डेमोक्रेसी के और इसके अगेंस्ट में लिखो। तो दोनों चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको पता होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन में क्या आएगा और किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को जो है वो यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, है ना। मतलब कि डेमोक्रेसी जो है वो अलग अलग तरीके के जो डिफरेंसेस होते हैं, जो अलग अलग तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर होती हैं, तो उनके बीच में अगर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है तो वो सॉल्यूशन कैसे डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि आप ये समझिए कि किसी भी सोसाइटी में अगर आप रहो, है ना, आपके दोस्तों के बीच में, आपके परिवार में, सब लोग जगह पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके के डिफरेंस होते हैं, अलग अलग तरीके के ओपिनियंस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट हो सकते हैं। आप जैसा सोचते हो ज़रूरी नहीं है मैं वैसा सोचता हूँ, है ना। इसी तरीके से कोई तीसरा पर्सन है वो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसके जैसा सोचता हूँ। सब कुछ यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि भाई इंडिया में अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर सामाजिक डाइवर्सिटी जो है वो बड़े स्केल पर देखने को मिलेगी, है ना। मतलब जो सोशल डाइवर्सिटी है ये बहुत बड़े स्केल पर देखने को मिलती है, और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो भी बड़े स्केल पर आपको देखने को मिलेंगे। और इसीलिए हमको ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि अब इन डिफरेंसेस को हम यहाँ पर किस तरीके से टैकल करेंगे, ये चीज़ भी हम यहाँ पर समझ लें। दूसरी बात, द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप में क्लैश विद दोस द अदर ग्रुप, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो दूसरी क्लास है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वन ग्रुप में क्लैश, ठीक है। यहाँ पर ये क्लास नहीं आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेलिंग CLASH, ठीक है, ये क्लैश यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका क्लैश। तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है कि भाई हो सकता है कि कोई चीज़ जो है वो आपके लिए यहाँ पर सही हो लेकिन दूसरे किसी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर सही नहीं हो, तो आप दोनों के जो थॉट्स हैं वो या डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर निकल कर सामने आ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, है ना। और अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है जिसमें अलग अलग तरीके से डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, सो डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, इस चीज़ का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। इन डेमोक्रेसी नो वन इज अ परमानेंट विनर और परमानेंट लूजर, ठीक है। आज कोई जीत गया है तो जरूरी नहीं है कि आगे वाले इलेक्शन में भी वो जीत जाएगा। आज कोई हार गया है तो अगर वो ये इसी सोच में जीता रहेगा कि हम तो हार गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। सो डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक अर्स, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे, दूसरे के जो यहाँ पर डिफरेंसेस हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे, पीसफुल सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आएंगे, तभी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो जो अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस हैं
अलग अलग तरीके की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पर वो सॉल्व करते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होगा। इस तरीके से आप ये चीज़ जो है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बोला जा रहा है कि वाई इज डेमोक्रेसी कॉल्ड अ गवर्नमेंट बाई डिस्कशन, है ना, मतलब कि डेमोक्रेसी को हम गवर्नमेंट बाई डिस्कशन जो है वो यहाँ पर क्यों कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखनी है आपको कि भाई डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं वो कंसल्ट करके लिया जाता है, डिसीजन जो है वो डिस्कशन करके यहाँ पर लिया जाता है ना। फिर उसके बाद है डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी परसेंट डिस्कशन एंड मीटिंग्स, ठीक है, बहुत सारे लोग डिस्कशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो भी पॉसिबल मिस्टेक्स होती हैं वो यहाँ पर आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, है ना। इसमें समय लगता है ना, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पर टाइम आपको ज़्यादा लिखने को मिलेगा, जब किसी चीज़ को फाइनल करने में आप थोड़ा ज़्यादा समय लगाते हो, तो यहाँ पर जो रश डिसीजन होते हैं या जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती हैं वो यहाँ पर क्या है कि मतलब उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर आप किसी चीज़ का डिसीजन जो है वो बड़े जल्दी जल्दी यहाँ पर लेने लग गए, है ना। तो इसकी वजह से भी काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिल सकती हैं। और इसी वजह से डेमोक्रेसी में क्या होता है कि चीज़ें जो हैं वो उतनी जल्दी से नहीं होती हैं, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि डिस्कशन यहाँ पर होगा, डिस्कशन के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्व होने के बाद जो भी प्रोडक्टिव रिजल्ट यहाँ पर होगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है जिसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा काम आपको देखने को मिलता है। और इसी वजह से हम डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट बाय डिस्कशन भी जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पर होते हैं जो गवर्नमेंट को जल्दी देना चाहिए किसी भी क्रूशियल इश्यूज पर, है ना, उस पर थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर जब डिसीजन यहाँ पर निकल कर सामने आता है तब हमें लगता है कि ठीक किया, है ना, दुर्घटना से देर भली, है ना। जो अभी डिसीजन यहाँ पर निकल कर सामने आया वो काफ़ी एक्सेप्टेबल है, सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस डाइवर्सिटी में ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं और इसीलिए कई बार समय लगता है, लेकिन उसके भी यहाँ पर अपने पॉजिटिव भी होते हैं चीज़ें और नेगेटिव भी चीज़ें होती हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर होती हैं। तो डेमोक्रेसी उन दोनों चीज़ों को जो है वो अपहोल्ड करता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये थे टोटल 26 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ इस टेस्ट पेपर में डिस्कशन किए, है ना। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके बाद आपका जो ये टेस्ट पेपर है, इनको मिलाकर अगर आप देखोगे तो जबरदस्त क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस हो गई है ना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते हैं मल्टीपल टाइम्स भी हमने उनको प्रैक्टिस किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर क्लियर करो और अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर सको। कोई भी डाउट अगर आपके मन में आता है क्वेश्चन से रिलेटेड या कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, आप उसमें ज़रूर मेंशन करिएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा, अपना फीडबैक भी जो है वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करें। वन शॉट रिवीजन वीडियो इस चैप्टर का, सभी चैप्टर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे वन शॉट रिवीजन वीडियो खत्म कर लो ताकि आप अपने आप को जो है बाकी लोगों से आगे रख सको, है ना, कि आपके कॉन्सेप्ट भी खत्म हो चुके हैं और आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस यहाँ पर होती है वो 100% फ्री होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए आपको, है ना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई फीस नहीं जमा करनी है ना, कोई पैकेज परचेज नहीं करना है। बस आपको अपना मोबाइल उठाकर लैपटॉप पर कहीं पर भी जहाँ पर भी आप देखते हैं बस इन वीडियोस को देखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो केजी से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासेस फ्री है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो ताकि एक टेस्ट पेपर जो है वो आपको देखने को मिले। बाकी टेस्ट पेपर जो है वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर अवेलेबल है PDF, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर ज़रूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।